अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, एक मैच, दोनों तरफ से 11-11 खिलाड़ी और करोड़ों दिलों की धड़कनें, ये है पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट जंग का खुलासा। गेम को बहरहाल गेम ही समझना चाहिए, लेकिन जब बात हो पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाने वाले मैच की, तो गेम जो है, खेल जो है, इसका कोई और ही रूप नज़र आना शुरू हो जाता है। भारत ने वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे में एक बार फिर से पाकिस्तानी टीम को ठंडा करके रख दिया है। पहले भारतीय बॉलर्स के सामने पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हुई और फिर भारतीय बल्लेबाजों ने शाहीनों के छक्के छुड़ा दिए। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से दिया जाने वाला 192 रन्स का जो टारगेट था, ये बड़ी आसानी उन्होंने अचीव कर लिया, जिसके बाद हर पाकिस्तानी यही सवाल पूछ रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप मुकाबलों में भारत से हमेशा हार क्यों जाती है। आज पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान वर्ल्ड कप की तारीख में 8वीं बार आमना सामना हुआ और नतीजा एक बार फिर से रिवायती हरीफ भारत के हाथों शिकस्त, बल्कि इबरतनाक शिकस्त की सूरत में निकला। भारत ने एक मरतबा फिर पाकिस्तानी टीम की एक नहीं चलने दी और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी कप मुकाबलों में नाकाबिल शिकस्त रहने की 41 साल जो तारीख़ है, इसको बरकरार रखा। मैच की एक ख़ास बात यह भी है कि अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 1,32,000 तमाशाइयों में से कोई एक तमाशाई भी पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए मौजूद नहीं था। यही वजह है कि कहा गया कि पाकिस्तानी टीम का मुकाबला सिर्फ भारत के 11 खिलाड़ियों के साथ ही नहीं होगा, बल्कि स्टेडियम में बैठे 1.25 लाख से ज़ायद तमाशाइयों से भी होगा, ऐसा कहा जा रहा था। सवाल यह है कि भारत से मुसलसल हारने की वजह क्या एक नफ्सियाती साइकोलॉजिकल एक प्रेशर है जिसे हमारे खिलाड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाते, या पाकिस्तानी टीम हर बार इसको कंट्रोल करने में नाकाम रहती है। सवाल ये भी है कि कप्तान बाबर आजम के आउट होने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तानी बैटिंग लाइन एकदम से फ्लॉप हुई, कैसे इस मसले को हल किया जाए। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ है, क्या चेंजिंग्स करने की ज़रूरत है, क्या हमें सीखने की ज़रूरत है। सवाल ये भी है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ समझे जाने वाली बॉलिंग को आज किसकी नज़र लग गई। इंडिया ने आज जिस बड़े मार्जिन से पाकिस्तान को हराया है, बड़ी जाहिर सी बात है कि इससे पाकिस्तान के रन रेट पर भी काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। क्या पाकिस्तान एक बुरे रन रेट के साथ वर्ल्ड कप में आगे बढ़ सकेगा। पाकिस्तान के अभी ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका जैसी तगड़ी टीमें हैं, इनके साथ मैच होने हैं। सेमीफाइनल तक रसाई पाने के लिए पाकिस्तान को किस स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ना चाहिए, इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा साहब, 7 विकेटों से हार, वर्ल्ड कप की तारीख में 8वीं बार एक बार फिर से शिकस्त, मायूस कुन बॉलिंग, बैटिंग लाइन नाकाम, हुआ क्या? ये क्या अपसेट था? कहाँ हम लोग लैग किए? क्या आप समझते हैं कि सिर्फ एक ये नफ्सियाती तौर पर हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि स्पेशली जब भारत जाकर खेलते हैं, होम ग्राउंड उनका होता है, तमाशाई उनके होते हैं, तो ये प्रेशर हमारे खिलाड़ी इतना ले लेते हैं कि परफॉर्म ही नहीं कर पाते? वालेकुम अस्सलाम शादिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन प्रेशर की बात नहीं है, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बास खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए माहाना रिन्यूमरेशन है। तो आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, आपका काम क्रिकेट खेलना है, आपका काम अपने मुल्क के सब्ज़लाली परचम के को सर बुलंद करना है। लेकिन आप इस तरह से एकतरफा मुकाबले के बाद हारेंगे तो दुख तो होगा शादिया। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने कभी बेंच स्ट्रेंथ अपनी ट्राई नहीं की। उसामा मीर को हम लेकर गए क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह उसे घुमा रहे हैं, तीसरा मैच है उसे नहीं खिलाया। शादाब खान जो नायब कप्तान है, अगर वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे तो कहाँ लिखा है कि उन्हें हर मैच खिलाया जाए? उन्हें हर मैच खिला रहे हैं। आप किसी को चांस तो दें। तो हमारे यहाँ जो बुनियादी वजह यही है कि हमने अपने आज तक अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो नहीं आजमाई, तैयार नहीं की, जिसकी वजह से क्रंच मैच में अब आप देखें 155 पे 2 तीसरे ओवर में और 36 रन के इजाफे के बाद 36 रन में 8 खिलाड़ी हमारे आउट हो गए। वो उस चीज की वाकई नहीं समझ में आई कि वहां खिलाड़ियों को होना क्या शुरू हो गया था। ये बिल्कुल क्लब लेवल की क्रिकेट की तरह से हो गया कि भाई आपके गली मोहल्ले के मैच भी ऐसे नहीं होते।
बिल्कुल नहीं होते, बॉल जेब में रख के चले जाते हैं अगर आउट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। या नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर ये मैं हैरान हूँ कि इस टीम को क्या हो गया। बाबर आजम ने 50 किए, 49 किए रिजवान ने, क्या इसके बाद खत्म हो जाती कहानी? इनको तो अपनी इनिंग्स को आगे लेकर जाना चाहिए था। इमामुल हक समझते हैं कि 36 रन बना लिए बस मैं टीम में पक्का हो गया। अपनी जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज नहीं करेंगे शादिया ये लोग, और देखें आप जिस तरह से भारत में रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा मुझे एक और मसला लगता है, शायद आप अग्री करें मेरी बात से, हमारे यहाँ जो खिलाड़ी हैं जब उन्हें बहुत ज्यादा फेम मिलना शुरू हो जाता है, जब वो एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं, वो अपने आप को खेल से बड़ा समझने लगते हैं। वो फिर समझते नहीं है कि हम खिलाड़ी हैं, हमने पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। वो समझते हैं कि हर बार उन्हें एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट किया जाए। वो अपने आप को खेल से भी ऊपर समझना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका रवैया हमेशा से ऐसे ही रहा है। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। जो नई खेप आई है ना, कहते हैं इज्जत, दौलत और शोहरत अगर इंसान को मिल जाए, जो फलदार दरख्त होता है उसकी शाख झुकी हुई होती है। हाँ। अब इनको इतने सारे कमर्शियल्स में आ रहे हैं, आप जाए देखें बड़े बड़े बिल बोर्ड्स लगे हुए खिलाड़ियों के, फास्ट फूड के इश्तिहार में आ रहे हैं। तो आखिर आप आए, ठीक है आप सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन आप परफॉर्मेंस तो दें। आपका असल काम है पाकिस्तान को जितवाना। आपका ये काम नहीं है कि आप एड में आ रहे हैं और आप पैसे कमा रहे हैं। आप पाकिस्तान को भी जितवाएं, आपका हक है। आप सेलिब्रिटी बन गए, लेकिन शादिया ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ चली गई। जिस तरह से भारत ने हराया और जिस तरह से भारतीय मीडिया हमें ट्रोल कर रहा है, आप यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोता है। हम लोग यहाँ बैठ के परेशान। इसी सरजमीन पर सईद अनवर जैसे खिलाड़ी भी खेले हुए हैं। बैंगलोर में 194 रन का जो उन्होंने एक टारगेट सेट कर दिया था, वो मैचेस जब याद करते हैं और इन खिलाड़ियों को देखते हैं तो यकीन करें बहुत तकलीफ होती है। हमने एजाज अहमद जैसे प्लेयर, हमने वसीम अकरम जैसे प्लेयर, इंजमाम उल हक जैसे प्लेयर, सकलैन मुश्ताक जैसे प्लेयर, सबको यहाँ इतने दबंग तरीके से खेलते हुए देखा है कि तो कहीं बिल्कुल फटकते नहीं है कहीं ये लोग। तो आपने जिक्र किया ना सईद अनवर ने बेंगलोर में नहीं चेन्नई में बनाए थे 194। अब उसी चेन्नई में पाकिस्तानी टीम 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के मध्य मुकाबले बेंगलोर में होगी, और फिर 23 अक्टूबर को उसी चेन्नई में पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। तो अब देखें क्या होता है। लेकिन अभी भी सफर खत्म नहीं हुआ, दिल बर्दाश्ता होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी टीम 2 मैच जीती है, लेकिन भारत से शिकस्त का जो अफसोस होता है शादिया, वो दीगर टीमों से हार जाए इतना अफसोस नहीं होता जितना भारत से हारे, और वो भी एक तरफा मुकाबले के बाद। 92 के वर्ल्ड कप में भारत से भी हम पहले मैचेस हारे थे, लेकिन वर्ल्ड कप जीत गए थे। ये एक चीज जब भी सोचते हैं तो बड़ी करेज आती है कि कोई बात नहीं, 92 का वर्ल्ड कप भी ऐसे आया था भारत से, ऑल्दो हम हार गए थे। मुझे नहीं लगता शादिया के आप हर दफा वही सब कहें कि एवरी डे इज नॉट अ संडे। तो आप कोशिश करें, आप पाकिस्तान अगर कम से कम 4 मैच जीत सकता है, 4 मैच जीत जाए पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान टारगेट करे, अफगानिस्तान को हराए, बांग्लादेश को हराए, ऑस्ट्रेलिया की टीम की परफॉर्मेंस बड़ी मायूस कुन है, उसको हरा सकता है, एक आध मैच और जीते तो कोई वजह नहीं पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई ना करे। लेकिन आज उसका जो नेट रन रेट है वो माइनस में चला गया है, और इंडिया का नेट रन रेट प्लस 1.8 हो गया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस पे यकीनन पाकिस्तानी मुझे एक चीज की समझ में नहीं आई, शुएब अख्तर, वकार यूनुस अपने वक्त के बड़े जबरदस्त बहुत बड़े बॉलर्स रहे हैं। अब वकार यूनुस आज कह रहे हैं कि ये इजी पिच नहीं थी। शुएब अख्तर ने कहा कि ये तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पिच थी, बड़ा एक स्कोर करने का मौका हमारी टीम ने ज़ाया कर दिया। अब दोनों बड़े ज़बरदस्त बॉलर्स रहे हैं अपने अपने वक्त के, किसकी रीडिंग को ठीक माने, किसको गलत माने? देखिए शुएब अख्तर सही कह रहे थे, अगर 155 for 2 है तो हमें 300 तक जाना चाहिए था। हमारे ओवर्स बच गए, हम ऑल आउट हो गए। T20 की तरह तो हम क्रिकेट खेलते हैं। इफ्तिखार अहमद को देख लें, वो अपने आप को चाचा इफ्तिखार कहते हैं, किस तरीके से वो स्वीप करते हुए बोल्ड हुए। शादाब खान नायब कप्तान है, कैसे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। मोहम्मद नवाज किस तरीके से उठा के मार के आउट हुए। तो आप इस टीम को देखें, पिच ऐसी थी, जब आप एक ऐसी पोजीशन में आ गए थे, यू कुड हैव गॉन टू 280 290, लेकिन फिर क्या हुआ, कोलैप्स हो गया। और फिर उसके बाद जिस तरह से रोहित शर्मा ने, जब वो बैटिंग कर रहे थे उनके लिए भी तो पिच वैसी थी ना शादिया। तो उन्होंने किस तरीके से बैटिंग की, रोहित शर्मा ने 6 छक्के 6 चौके लगाए, उसने छक्के छुड़ा दिए हमारे बॉलर्स के। तो ये सोचना चाहिए, हमें इस पे सोचना होगा। आप नेक्स्ट मैच जब हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कि क्या स्ट्रैटेजी हमें बदलने की जरूरत है, किसको इन करें, किसको आउट करें? देखिए अब हमें एक तो लेग स्पिनर को खिलाना पड़ेगा, उसामा मीर को। आखिर कब तक दोस्ती यारी की बुनियाद पर हम टीम जो है अपनी मुंतखब करते रहेंगे। शादाब से अगर परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो किस किताब में लिखा है कि नायब कप्तान आराम नहीं कर सकता?
नायब कप्तान बैठ सकता है, उसको आप बिठाएं, कॉन्फिडेंस दें, आप उसामा मीर को खिलाएं, और आपके पास जो मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील एक अच्छा आ गया। देखिए सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक को आपने मौके दिए, उन्होंने प्रूव किया, तो आप यंगस्टर्स डरते क्यों है मौके देने से? अबरार अहमद को आपने रिजर्व में रखा हुआ है, जमान खान जो कश्मीर से आया फास्ट बॉलर, उसको आपने रिजर्व में रखा हुआ है। टीम का इंतखाब भी आपने कुछ इस तरीके से किया है कि अपने मनपसंद 11 रुकनी खिलाड़ी खेलते रहे और बस टीम जो है इसी तरह से परफॉर्म करती है। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट मैचेस में पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। बहरहाल खेल को खेल ही समझना चाहिए, लेकिन इतनी जब मेहनत की जाती है आप लोगों पर, आप पाकिस्तान का नाम लेकर बाहर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इररिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग दिखाते हैं, इससे गुरेज करना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ प्ले करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। दुआ करते हैं कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान लेकर आए। बहुत शुक्रिया स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी, नाज़रीन वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का मिशन लिए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब तो पहुंच चुके हैं। उनके पाकिस्तान आने में सिर्फ एक हफ़्ता रह गया है। यहाँ अपने कायद के इस्तकबाल के लिए पार्टी ज़ोरों शोर से तैयारियां कर रही है। इनकी आमद को एक उम्मीद और मसाइल से निजात दहिंदा जैसे टाइटल दिए जा रहे हैं। इससे पहले कि सारी नून लीग यकजा होकर 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर पावर शो करे, पार्टी के अंदर मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान इख्तलाफात की खबरें आ रही हैं। बज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़ शहर शहर जलसे करके जहां अपने कारकुनों को जोड़ने में लगे हैं, वहीं पार्टी रहनुमाओं को मुत्तहिद करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, चीफ ऑर्गेनाइज़र और पार्टी सदर खुद भी एक पेज पर नज़र नहीं आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जिस जलसे में मरीम नवाज़ होती हैं वहाँ शहबाज शरीफ क्यों नहीं होते, और जहाँ शहबाज शरीफ साहब जाते हैं वहाँ मरीम नवाज़ क्यों नज़र नहीं आती हैं। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने जब शेखुपुरा में राना तनवीर हुसैन साहब के हल्के में वर्कर्स कन्वेंशन किया, तो ये बात सबने वहाँ नोट की कि वहाँ मरीम नवाज़ के साथ साथ शेखुपुरा ही के मियाँ जावेद लतीफ़ ने पार्टी सदर का वहाँ पर इस्तकबाल करने के लिए वो मौजूद ही नहीं थे। कहा जा रहा है कि पार्टी सफ़ों में दो ग्रुप्स हैं, यानी जावेद लतीफ़ मरीम नवाज़ ग्रुप और दूसरा राना तनवीर हुसैन और शहबाज शरीफ दूसरे ग्रुप का हिस्सा हैं, और अभी तक पार्टी क़यादत इन फासलों को ख़त्म नहीं कर पाई है। यहाँ दो सवाल जहन में आते हैं। पहला ये कि क्या नवाज शरीफ जिन दोनों ग्रुप अपना कायद मानते हैं नवाज शरीफ को, उनकी आमद पर भी क्या ये जो धड़े की सियासत है ये ऐसे ही चलेगी? दूसरा अहम सवाल ये कि इस धड़े की सियासत में कारकुन किस साइड पर खड़े हैं, क्या कारकुन भी तकसीम है? ये भी देखने में आ रहा है कि शहबाज शरीफ ग्रुप के जलसे बज़ाहिर मरीम नवाज़ ग्रुप से बड़े और कामयाब हो रहे हैं, यानी क्या लीगी कारकुनों तक ये पार्टी के अंदर धड़ों की सियासत पहुंच चुकी है और उनमें शहबाज शरीफ ग्रुप को अहम माना जा रहा है, इसलिए शहबाज शरीफ साहब के जो जलसे हैं वो बड़े हो रहे हैं मरीम नवाज़ की निस्बत। नाजरीन, पार्टी के अंदर इख्तलाफात के सियासी चैलेंज के साथ साथ मुस्लिम लीग नून को कानूनी महाज पर भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। नवाज शरीफ के आने में चंद दिन ही बाकी हैं। वापसी पर वो मीनारे पाकिस्तान जाएंगे या जेल, इसका हतमी जवाब तो किसी के पास नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ लाहौर में तो नहीं मगर इस्लामाबाद के 3 मुकदमात में इश्तिहारी और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब है, यानी इश्तिहारी हैं। लेकिन नून लीग के हलकों में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, वो इतने मुतमईन हैं कि कानूनी टीम नवाज शरीफ के लिए अदालती रिलीफ लेने में कामयाब हो जाएगी। बाज़ मुखालिफ कानूनी हलकों का तो ये मानना है कि अगर वतन वापसी पर जेल जाए बगैर नवाज शरीफ को ये रिलीफ मिलता है तो ये एक बड़ा अनोखा सा प्रेसिडेंट होगा, ऐसा कभी हुआ नहीं है। सवाल ये है कि खुसूसी रिलीफ के लिए नून लीग क्या तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के फैसले को भी नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत के लिए एक धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि फुल कोर्ट ने जहां एक तरफ पार्लियामेंट की कानून साजी को माना, इस एक्ट को कानूनी माना, वहीं पर एक्ट की इस शिक को कलदम करार दिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट के माजी में होने वाले सोमोटो फैसलों के खिलाफ वीकेंड को अपील का हक दिया गया था। मतलब कि अब नवाज शरीफ साहब के पास अपने 2017 में जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ वो अपील नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि माजी में किए गए फैसलों पर अपील का हक ना मिलने से क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली बदस्तूर बरकरार है? मैं बात करूंगी। राना तनवीर हुसैन साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब।
आपका। राना साहब, ये तो हमने बड़े अरसे से देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर दो धड़ों की सियासत की सिर्फ आवाज़ें नहीं आती हैं बल्कि बज़ाहिर नज़र भी आता है। ज़ाहिर है अब जनरल इलेक्शंस का वक्त है, बड़ी बड़ी जब कैंपेन्स होती हैं तो सारे लीडर्स इकट्ठे यकजा होकर एक स्टेज पर नज़र आते हैं, लेकिन हम हमेशा ये नोट करते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब जलसा करते हैं वहाँ मरीम नवाज़ नज़र नहीं आती हैं, जब मरीम नवाज़ साहिबा जलसा करती हैं वहाँ शहबाज शरीफ साहब नज़र नहीं आते हैं। कल भी हमने देखा जब शहबाज शरीफ साहब आपके हल्के में आए, वर्कर्स कन्वेंशन वहाँ पर हुआ, कल मरीम नवाज़ वहाँ नज़र नहीं आई। शाजिया, मेरा ख्याल है कि आप हर चीज़ को इसी तरह आप नहीं, मतलब मीडिया, आपसे मुराद मीडिया इसी तरह पेश करता रहता है, शायद कोई उनको इसमें मज़ा आता है। लेकिन पार्टियां जो हम तो जब शाहिद खान अब्बासी साहब के इख्तलाफात की भी बातें करते थे तब भी यही कहते थे कि सिर्फ ये इख्तलाफात मीडिया को नज़र आते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ सच हुआ। नहीं, वो शायद खान का और मसला है, लेकिन बाकी पार्टी के अंदर जो आप दो धड़े कहते हैं ना, देखो किसी इंडिविजुअल का कोई मसला होना वो एक और बात है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि पार्टी के धड़े, मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में पूरी पार्टी मुकम्मल तौर पर मुतहद है और उस पर इत्तेहाद नज़र आपको आएगा। बाकी जो बड़ी पार्टियां होती हैं, किसी भी कोई पार्टी भी हो, उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या लोकल लेवल पे कुछ मामलात आपस में होते हैं, वो उसका पार्टी के साथ कोई तल्लुक नहीं होता, वो एक मुकामी तौर पे कुछ ऐसे मसाइल। लेकिन कारकुनों तक ये मैसेज नहीं जाना चाहिए। जो शहबाज शरीफ साहब जलसे करते हैं वो बड़े होते हैं, बड़ी तादाद में लोग आते हैं। पिछले हफ्ते जो इधर ठोकर पर जलसा किया, मरियम नवाज शादरा में जलसा किया, बहुत ही छोटा जलसा था, लोगों की तादाद भी नहीं थी वहाँ पर, तो इससे एक तासुर मिलता है कि कारकुनान तक भी ये मैसेज पहुँच चुका है और कारकुनान फिर अपनी चॉइस से कि हमने मरियम नवाज़ के जलसे में जाना है या शहबाज शरीफ के जलसे में जाना है, फिर वो इंतखाब करते हैं और उसका नतीजा ये निकलता है कि शहबाज शरीफ साहब के जलसे बड़े होते हैं। नहीं, बिल्कुल आप उसका गलत मेरा तसर ले रही है। जो शादरा का जलसा था या वर्कर कन्वेंशन था या मीटिंग थी, वो मेरा तो थोड़ी सी उसमें कोई मिसमैनेजमेंट हुई थी। बाकी ठोकर पे मरियम बीबी का हुआ था वो एक फंक्शन, वो बड़ा इम्प्रेसिव था, ठीक लोग थे वहाँ बैठे हुए थे और सारा, लेकिन ये जो मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है कि जो आपने इतना, कल आप वाला भी जबरदस्त था, ठीक था, बड़ा था, क्योंकि शहबाज शरीफ मौजूद थे वहां पे। नहीं, देखें आपस में पार्टी के मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ड्यूटियां, नीचे की सतह की मैं बात कर रहा हूँ, कोई किसी डिवीजन पे जा रहा है, कोई किसी डिवीजन पे जा रहा है, जो हमारी क़यादत के बाद लोग आते हैं, सीनियर लोग हैं, लेकिन उसको ये कहना कि सारे एक जगह चले जाएं, मेरा ख्याल ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, कहीं हमजा साहब जा रहे हैं, कहीं जावेद लतीफ साहब को नहीं होना चाहिए था कल। नहीं, वो तो शेखपुरे का मसला है, वो करते हैं उधर शेखपुरा शहर, शेखपुरे का जलसा नहीं था असल में। आप ये एक मेरा हल्का है, ये शाहदरा के आगे से शुरू होता है, वहाँ पे एक रूरल एरिया, वहाँ पे हमने एक बड़ा इम्प्रेसिव शो किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तसर आपका था, शायद क्राउड नहीं आता, वो आपको पता चल गया वो किस किस्म का था, तो वो भी रूरल एरिया में था, तो वहाँ पे आना जाना किसी का कोई इतना ज़रूरी नहीं था। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि एक स्टेज पर जब अब जनरल इलेक्शंस की कैंपेन है, कारकुनों को जोड़ा जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि उनके कायद आ रहे हैं, हम आपके मसाइल ठीक करेंगे, तो सारी लीडरशिप को, सीनियर लीडरशिप को एक स्टेज पर इकट्ठा यकजा नज़र आना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आना चाहिए कारकुनान को। ऐसा क्यों नहीं होता? स्टेज से क्या मुराद आप लेते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। जब स्टेज जहाँ पे आप खड़े होते हैं, और क्या? नहीं, वहाँ पे तो मैं अपने हल्के में काम कर रहा हूँ, दूसरे एबीसी कोई दूसरे हल्कों में काम कर रहे हैं। नहीं, मैं सीनियर लीडरशिप, मैं चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज साहिबा की बात कर रही हूँ, मैं शहबाज शरीफ साहब की बात। जब भी आप देखेंगे कि बहुत सारी जगह ऐसी हुई हैं जहाँ हम सारे इकट्ठे भी होते हैं, लेकिन अब ये आप कहेंगे जी ख्वाजा आसिफ साहब कल के जलसे में नहीं थे, परसों ठोकर में मैं नहीं था, तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही कि ये क्या मंत्र है, क्या हो रहा है। क्या मैंने पूछा कि ठोकर में ख्वाजा आसिफ नहीं थे या आप नहीं थे, जो मैंने पूछना था वो मैंने पूछा कि आप जाकर ठोक के बाज गई हैं जवेद लतीफ को कि जलसे में नहीं था, शदरे में ना आपने बुलाया ना उसने उधर आया है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं।
अच्छा, स्पेशल बुलाना पड़ता है, ठीक हो गया। अच्छा, अब नवाज शरीफ साहब की उनको वेलकम करने के लिए जिस तरीके से तैयारियां हो रही हैं, लेकिन जब कानूनी मुश्किलात को देखें, पढ़ें, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो फैसला आया वो तो बताता है कि 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था नवाज शरीफ साहब की सज़ा को भी लेकर, जिसको बाद में तरमीम की गई ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में कि अपील का हक दिया गया, वो तो उसी शिक को कलअदम करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में, जिससे ये अब जाहिर हो गया है कि नवाज शरीफ साहब उसके खिलाफ अपील नहीं कर सकेंगे। तो नाअहली तो बददस्तूर बरकरार है उनकी। नहीं, देखें, वो इंटरप्रिटेशन की बात है, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम है 5 साल की, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्यों नहीं पार्लियामेंट टाइम फिक्स करती। अगर वो टाइम फिक्स नहीं करेगी तो ये लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन जो है ना, वो उसको प्रज्यूम कर लिया जाएगा कि इस पर लिमिटलेस एक किस्म की है कि जी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो आप इसको ये अप टू पार्लियामेंट, अप टू लेजिस्लेटर्स कि वो मुकर्रर करें कि ये कितने टाइम की होगी, तो वो मुकर्रर कर दिया कि 5 साल। लेकिन कानूनी माहिर कह रहे हैं कि ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ही करेगी कि 2017 का जो एक्ट है जिसमें तरमीम की गई कि ताहयात नाअहली को 5 साल में बदला गया, ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 का फैसला था उस पर ये अप्लाई होता या नहीं होता। देखिए, ये इंटरप्रिटेशन है ना, फिर बात करते हैं। कानूनी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल 5 साल वाला वो जो ऑपरेटिव है और वही होगा और मियाँ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो चुकी है। ये भी कानूनी माहिरीन और बड़े सीनियर तरीन लोग कह रहे हैं, कानून इस पेशा से वास्ता लोग, कानून के पेशा से। कुछ लोग जो दूसरे ज़हन रखते हैं, वो बहुत सारे नाम हैं आपके सामने ही हैं आजकल, 2-3 नाम तो बड़े प्रोमिनेंट हैं। कुछ पार्टी एंगल से कह रहे हैं जो पीटीआई के वकला है। तो मेरा ख्याल ये ऐसी बात, तो मुझे उनको क्यों आप भूल जाते हैं जो ये कह रहे हैं कि नहीं 5 साल वाला जो है वो ऑपरेटिव है और वो लागू होगा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें सारी हैं, लेकिन हमारा बड़ा नुक्ता नज़र वाज़ेह है। हमारे फोरम से, हमारी पार्टी की तरफ से जो हमारे वकला हैं, कानूनी हमारी टीम है, उन्होंने कहा कि प्रोटेक्टिव बेल, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वो गए थे और वापस आ रहे हैं, अदालत की उसमें कंसर्न थी, उसमें हुकूमत की कंसर्न थी, सब कंसर्न के साथ वो गए थे, क्योंकि उनकी मेडिकल जो कंडीशन थी वो बहुत डिटेरियोरेट हो रही थी दिन ब दिन। तो वो वापस आ रहे हैं, तो वही फोरम है। लेकिन आपके इत्तेहादी जो रहे हैं, पीपल्स पार्टी इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा, 16 महीने जो आप लोगों ने हुकूमत की, उनको अब ये क्यों लग रहा है कि अगर नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो ये किसी समझौते के तहत आ रहे हैं? आना होता तो पहले ही वापस आ जाते, पहले वापस क्यों नहीं आए? नहीं, वो मेरा पॉलिटिकल एक अपने लिए थोड़ा सा माइलेज ले रहे हैं, या एक आप समझ लें कि एक स्टांस ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इलेक्शन आने वाले हैं, 2-3 महीनों में इलेक्शन आ जाएंगे, जनवरी के आखिर तक इलेक्शन हो जाएंगे। तो उसमें वो जाना चाहते हैं कि अपना एक ऐसा, उनको पता, ये भी पता है कि PMLN सबसे बड़ी पार्टी है और उसी के साथ उनको बादशाह पड़ेगा इलेक्शन में मुकाबले में। तो वो पीपल्स पार्टी बिल्कुल ही सिर्फ यही नहीं कह रही, बहुत सारे इश्यूज पे वो PMLN के साथ थोड़ा डिस्टेंस जो है ना, कल तक भाई भाई थे, इत्तेहाद में थे, आज तू कौन मैं कौन, अपनी अपनी पड़ गई है सबको। ये देखें, जो इत्तेहादी हुकूमतें होती है ना दुनिया में, जहाँ भी आप देखें, तो वो उनके मंशूर एक नहीं होते ना। हाँ। आपको पता है कि उधर यूके में भी एक दफा इत्तेहादी हुकूमत बनी थी जो बिल्कुल अपार्ट पोल थे, डिफरेंट उनकी सोच थी, और दूसरे लिबरल थे और कंजर्वेटिव, पता नहीं कौन से उधर हैं, लेबर एक था। 2 मुख्तलिफ लोग जो है ना, 2 पार्टियां मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे मुल्कों की मिसाल आप दे सकते हैं, लेकिन वो एक पॉइंट एजेंडे पे इकट्ठे होते हैं कि बाकी मंशूर तो अपने अपने लेके चलते हैं। सही, तो यही था कि हुए और उसके खिलाफ जो इमरान खान था आदम एतमाद किया, कामयाबी हुई और उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। तो इसमें मेरे को चंबे की बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में ये चीजें हो रही हैं, ठीक है, तालिबानी सिस्टम में ये होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। माहिर कानून हाफिज़ एहसान अहमद साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका। हाफिज़ साहब, जब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तब से नवाज शरीफ साहब की अहलियत और नाअहलियत को लेकर दो मुख्तलिफ किस्म की आराज़ सामने आ रही हैं। अब जो नून लीग के कानूनी माहिरीन हैं वो कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ अपनी नाअहलियत के ख़िलाफ़ अपील जो है वो दायर कर सकते हैं। आपको पता है कि ये जितना भी नून लीग की कानूनी टीम है ये सब रिलाई कर रहे हैं जो इलेक्शन एक्ट 2017 में इन्होंने तरमीम की थी उसकी दफ़ा 232 पर। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ की नाअहलियत तो ताहयात से बदल कर इस एक्ट के तहत 5 साल की हो गई है, लेकिन अगर उस फैसले को देखें जिसमें कहा गया है कि वो जो 2017 में जो सजा हुई थी नवाज शरीफ साहब को उसके खिलाफ वो अपील नहीं कर सकते, तो बड़ी कंफ्यूजन है कि नवाज शरीफ साहब की जो नाअहलियत की मुद्दत है वो ताहयात ही है, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते क्या, या इलेक्शन एक्ट 2017 में जो तरमीम की गई वो अप्लाई होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। इस सारी चीज़ के जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 है इसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक इसका एस्पेक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहली दफ़ा जो आर्टिकल 191 के नीचे पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है उसकी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी को एक्सेप्ट की है। बिल्कुल। दूसरा इसका ये है कि जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड्स थी पाकिस्तान के अंदर के आर्टिकल 184(3) के प्रोसेस को रेगुलेट किया जाए, राइट ऑफ अपील दिया जाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो पाकिस्तान का आम लिटिगेंट है जब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस को फाइल करता था तो उसकी फ़र्स्ट हेयरिंग जो थी वो कई माह लग जाते थे और सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं आती थी, और वो 14 दिन के अंदर अब आएगी। तीसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि जो एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर और स्पेशली चीफ जस्टिस के ऊपर कि बेंच की कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर जो है वो ट्रांसपेरेंसी या स्ट्रीमलाइन या उसके अंदर ये है कि एक्सेप्टेबिलिटी आनी चाहिए वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के अंदर पहली दफ़ा आया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर चीफ जस्टिस की जो अनब्रिडल पावर थी उनको रेगुलेट किया गया है कि उसके साथ 2 जो जजेज हैं वो अब फैसला करेंगे। ये इसका एक एस्पेक्ट है, और इसका सारा क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस को जाता है कि उन्होंने चीफ जस्टिस की सीट पे बैठ के इस चीज़ का फैसला किया कि हमें पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया है वो एक अच्छी चीज़ है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिक्टेटरशिप नहीं आनी चाहिए। ये एक इसका एक है। अब आपका जो पर्टिनेंट क्वेश्चन है मैं अब उसकी तरह आता हूँ, चूँकि ज़्यादा जो है वो डिबेट इस चीज़ के अंदर जा रही है। सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त मियाँ साहब को उन्हें रिलीफ मिला था इस लाहौर हाई कोर्ट से, वो पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि बगैर उनकी सजा को सस्पेंड किए हुए वो एक दूसरी हाई कोर्ट उन्होंने उसको रिलीफ दिया कि 4 हफ्ते के लिए बाहर चले जाएं, और फिर आपने देखा कि उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आती रही हैं और वो वापस नहीं आए। तो ये से है कि उन्हें बिल्कुल जो है हिफाजती जमानत का सवाल ही पैदा नहीं होता, चूंकि पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री के अंदर ऐसा कोई वाकया नहीं है कि जिसके अंदर आपकी सजा सस्पेंड भी ना हुई हो और आप आके ये कहें कि मुझे हिफाजती जमानत दी जाए। तो जब भी वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे तो कानून जो है उसका यही है कि उन्हें अरेस्ट करना चाहिए या वो अपने आप को कहेंगे कोई तो रीजन होगी, सरेंडर करता हूं और वो जेल में जाएंगे। ये नून लीग के अंदर इस वक्त जितना कॉन्फिडेंस है उनकी वापसी को लेकर, उनकी तैयारियों को लेकर, मीनारे पाकिस्तान के जलसे को लेकर कर रहे हैं, कोई तो वजह होगी। मैडम मैं आपको बताऊं वो तो लीगली पॉसिबल ही नहीं है, वो एक पॉलिटिकल नैरेटिव हो सकता है। मैं सिर्फ इस वक्त बात कर रहा हूं जो लॉ की पोजीशन है और जो पाकिस्तान का इस वक्त मौजूदा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसका स्टेटस क्या है, मैं उसके ऊपर जाता हूं। जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, किस तरह उसको वो डील करते हैं, किस तरह वो बयानियां बना रहे हैं या बनाते हैं, या उनकी टीम की लीगल स्ट्रैटेजी क्या होगी, मैं उस पर बात नहीं करना चाह रहा, चूंकि वो उनका एक अपना है। अब दूसरा जो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पर बात की है वो ये है कि मियाँ साहब को 2017 के अंदर पनामा के अंदर डिस्क्वालीफाई किया गया, और उसके बाद एक जजमेंट आई जिस जजमेंट के अंदर यह कहा गया कि जितनी देर तक कोर्ट ऑफ लॉ का डिक्लेरेशन मौजूद है उतनी देर तक आप पार्लियामेंट के अंदर डिस्क्वालीफाई होते हैं अंडर आर्टिकल 62(1)(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली तो यह है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर म्याद नहीं है कि किस शख्स को कितना डिस्क्वालीफाई किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट मौजूद है और उस जजमेंट के होते हुए मियाँ साहब जो हैं वो परमानेंट डिस्क्वालीफाई हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इलेक्शन एक्ट 2017 की दफा 232 जिसको इन्होंने तरमीम जिसमें की है, फिर उसकी
इसकी क्या पोजीशन है? अब मैं उस पे भी आता हूँ, अब उस पे भी आता हूँ, अब मैं उस पे आता हूँ। वो मैं आपको पहले मैंने एस्पेक्ट दिया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट का है। अब ये है कि 2023 के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट्स आई और उसमें एक अमेंडमेंट जो थी वो सेक्शन 232 के नीचे आई और उसके 3 चीजें उन्होंने कही। एक, उन्होंने उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया हुआ है 2010 से। दूसरा, उसके अंदर उन्होंने ये कहा हुआ है कि चूंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के अंदर किसी जगह लिमिटेशंस नहीं है डिस्क्वालिफिकेशंस की तो वो 5 साल है। और तीसरा, उसके अंदर उन्होंने कोशिश की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 62(1)(f की सजा दी हुई है उसको किसी तरह जो हमारा ऑर्डिनरी लॉ है जिसके सेक्शन 232 का जिक्र किया गया है उसके अंदर उनको रेस्क्यू करने की कोशिश की है। या आप ये समझें कि ये एक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है जो पार्लियामेंट ने सेक्शन 232 के नीचे की गई है। अब इसकी लीगल पोजीशन ये है कि चाहे उन्होंने उसको 232 के नीचे रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 2010 से दिया हुआ है, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की किसी जजमेंट को थ्रू ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन जो है वो नलिफाई नहीं कर सकते। उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए पार्लियामेंट से कि वो उस जजमेंट के इफेक्ट को नलिफाई करे। एक चीज। दूसरा चीज यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया था तो 232 मौजूद नहीं था। अब 232 जो है उन्होंने बाद के अंदर लेके आए हैं, लिहाजा इस जजमेंट का इतलाक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की रिट्रोस्पेक्टिविटी पे नहीं आएगा, बल्कि इसका इतलाक जो है वो प्रोस्पेक्टिवली आएगा कि इसके बाद जो केसेस हैं अगर उनके अंदर नीचे मतलब फर्ज किया वो तो अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था। हो सकता है कि अगर नीचे वाली किसी अदालत जो है उसने इलेक्शन डिस्क्वालीफाई किया, जिस तरह इस वक्त जो फॉर्मर पीटीआई चेयरमैन है उन्हें 63(1)(p) के नीचे जो है वो किया और उनकी 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है। या ये है कि आपका हाई कोर्ट के अंदर कोई मामला पेंडिंग है तो उस वक्त आप उसको इस चीज को एडवांटेज ले सकते हैं कि जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं तो आप ये कहें कि लॉ ऑफ द लैंड ये कहता है। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ना मियां साहब जो है कन्विक्शन की सूरत के अंदर पाकिस्तान के इलेक्शन पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की 2017 और 2018 की जजमेंट है उस सूरत के अंदर, चूंकि 2018 की जजमेंट की वजह से ही मियां साहब को जो पार्टी की हेडशिप थी उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिमूव किया था। और तीसरा इसके अंदर यह है कि 232 जो है उसका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अप्लाई नहीं करता। हाँ, एक चीज इसके अंदर हो सकती है वो ये है कि अगर फर्स्ट वो ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं जिसका वो कन्विक्शंस का है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, चूंकि जितनी देर तक कन्विक्शन है उतनी देर तक वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं करवा सकते। और अगर वो उस ब्रिज को क्रॉस कर लेते हैं कि अगर जिस तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम दिसंबर के अंदर इस शेड्यूल को अनाउंस करेंगे और जनवरी के अंदर जाएगा, तो उसके बाद अगर वो नॉमिनेशन पेपर अपने जमा करवाते हैं तो डेफिनेटली जो है वो ये इसके अंदर प्ली लेंगे कि मुझे 232 का फायदा जो मिलना चाहिए, और जो दूसरी साइड है वो इसको डिनाई करेगी और अल्टीमेटली ये मामला या दूसरा रास्ता पाकिस्तान की तरफ एक ही है, बड़ा सिंपल, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को डिसाइड करेगी कि नून लीग इलेक्शन जीत के आए और 2/3 अक्सरियत के साथ इस सारे प्रोसीजर को अमेंड कर दे। के अंदर चाहे दो नहीं, सारे एक ही रास्ता इस चीज के अंदर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है चाहे वो अपनी 2017 के जजमेंट के मुताबिक अपना रिविजिट कर ले, या 232 के नीचे अगर मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस चीज का फैसला करेगा कि क्या इसका इफेक्ट 232 का रिट्रोस्पेक्टिव है। ये तो इसका मतलब है इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 232 में जो तरमीम है ये भी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए और सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे के हाँ ये अप्लाई हो सकता है। डेफिनेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जाएगा, उससे पहले ये मामला रिजॉल्व नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज एहसान अहमद साहब, मेरे बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक जरूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।